मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा हुआ है तो मेंटेनेंस में जिरह में बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में उनका वकील आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है। वो 15 बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे उनके वकील आपसे पूछेंगे और वो क्वेश्चन कौन से होंगे आज हम लोग यही डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है जिससे मैं आपके लिए नए वीडियोस लेके आ पाता हूँ। हर बार सब्सक्राइबर चेक करता हूँ, अगर बढ़ रहे होते तो मैं नए वीडियोस डालता हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही भाग जाता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ शेयर भी करना। एक बात और, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पर, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले अपॉइंटमेंट बुक कराइए, फिर मेरे से आप बात करिए। बिना अपॉइंटमेंट के बात कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं। खैर, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ या कोई भी बात हुई, आपकी वाइफ आपके घर से चली गई और उनके पास सबसे बड़ा वेपन है कि उनको मेंटेनेंस मिल जाएगा। इंटरम मेंटेनेंस शुरू से मिलने लगता है, तो मेंटेनेंस मिलेगा, इसीलिए वो छोड़ के चली गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपकी वाइफ आपके घर से चली गई है, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो जिरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें उनके वकील साहब आपसे क्या पूछेंगे? सबसे पहला प्रश्न जो पूछने वाले हैं वो ये पूछेंगे कि आपकी वाइफ घर छोड़ के कब गई। तो आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है, बिना कंफ्यूजन के बताना है, बिना डरे हुए बताना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। ये तो शुरुआत है पहले प्रश्न की, आप यहाँ पर निपट गए। अब उसके बाद पूछा जाएगा आपसे दूसरा प्रश्न जो उनका वकील पूछेगा कि आप बताइए आपकी पत्नी आखिरकार ये घर छोड़कर चली किस लिए गई। आप बताएंगे बिना किसी अनावश्यक कारण के, बिना किसी कारण के मुझे बिना बताए हुए घर छोड़कर चली गई। ठीक, या अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि वो एडल्ट्री में रह रही थी, तो एडल्ट्री में रहने के कारण आपको पता चल गया उनका एडल्ट्री में रहना और वो उससे नाराज होकर कि आप पता जान गए हैं, आपके परिवार वाले जान गए, इसलिए घर छोड़ के चली गई। तो 125 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर कोई लेडी जो है एडल्ट्री में रह रही है तो शी विल नॉट बी एबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इस जिरा में इस चीज़ को अपने एक्सप्लेन करिए, बताइए कि दैट शी इज लिविंग इन सम काइंड ऑफ एडल्ट्री, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम मी, then this is the only reason when me and my family come to know this that she left the home. You will have to explain this to the council because no one is above law. Everybody is having a right to express him or herself. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाएंगे कि क्या जब वो घर छोड़ के गई थी, व्हेन योर वाइफ लेफ्ट होम, डिड यू पीपल फाइट, क्या आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ? तो सिंपल सी बात है, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं किया है आपने, वो अननेसेसरी के रीजन से चली गई हुई है, तो यू विल हैव टू से ओनली वन थिंग दैट वी डिड नॉट फाइट। हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। शी लेफ्ट होम इंटेंशनली along with her relatives without any reason, without any cause. Whenever she left the home, she didn't tell me. I was not aware that she left the home. Okay, whenever you will have to say these things, when I was not at home, she left the home. That's so simple. ठीक है, तो यहाँ पर आप बच जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि क्या आपने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है। सेक्शन 9 बेसिकली इसलिए फाइल करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। अपनी पत्नी को, अगर आपकी पत्नी मायके जाके बैठ गई हैं और वापस नहीं आ रही हैं, तो हम लोग सेक्शन 9 इसीलिए फाइल करते हैं कि दैट वी आर सपोज टू आस्क आवर वाइफ टू कम आवर होम बैक। हम अपनी पत्नी को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, तभी हम सेक्शन 9 का केस करते हैं। अगर आपने किया है तो क्लियरली आपको कहना है कोर्ट में कि दैट आई हैव फाइल्ड सेक्शन 9। अगर नहीं किया है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू आर सपोज टू से नो, आई हैव नॉट फाइल्ड सेक्शन 9 ओवर देयर इन द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या आपके बीच में काउंसलिंग हुई? तो देखिए, जैसे कोई मेंटेनेंस वगैरह का मुकदमा दर्ज होगा, 498 का मुकदमा दर्ज होगा, तो उनको विमेन सेल बुलाया जाता है, हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग के लिए, जिससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। अगर इन केस इफ़ यू वर नॉट कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तो आप सिंपल से कहिए दैट नो, आई वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। अगर बुलाया गया तो से येस, देयर इज नो नीड टू गेट कन्फ्यूज और नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कि आप क्या काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। जब आपकी वाइफ मेंटेनेंस मांगती है तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट के आधार पर उनको एफिडेविट तैयार करना पड़ता है। सेम एफिडेविट आपको भी तैयार करना पड़ता है। तो उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है आप बता रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं बताएंगे। हमें लीगल वर्क नहीं करना, एकदम क्लियर कट आप मेरी बात को दिमाग में बैठा लीजिए। यू आर सपोज टू टेल ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर हैड हैपन विद यू विदाउट एनी फियर।
ओके, तो आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, तो आपको एकदम स्पष्ट बता देना है, ठीक है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। सैलरी के बारे में पूछेगा, वो हो सकता है आपकी वाइफ ने बढ़ा चढ़ा के लिखाया हो कि इनकी इनकम जो है रेंटल इनकम भी होती है, खेतों से इनकम होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी नहीं है ऐसी कोई इनकम, सिंपली से नो। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? जिसने आरोप लगाया है, यानी कि आपकी वाइफ ने लगाया है, उसको प्रूफ करना होगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ एनीथिंग, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जब आपकी पत्नी आपके यहाँ से गई, ठीक है, तो क्या आपने कोई खर्चा दिया? ये बड़ा बेकार सा प्रश्न है कि जब मेरी पत्नी मेरे साथ रह नहीं रही है तो मैं उसको आखिरकार खर्चा किस लिए दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा आपको देना है कि भैया मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई हैं और बार बार बुला रहा हूँ घर पर, ये वापस नहीं आ रही हैं, मैं आखिरकार इनको किस बात का खर्चा दूँ? अगर ये साथ रहने को रेडी है तो आई एम रेडी टू पे, अगर ये साथ रहे तो मैं सारा का सारा खर्चा उठाने के लिए रेडी हूँ, ये कहना है आपको कोर्ट में। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ये पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है? अगर देखिए आपका जवाब हाँ है उसमें कि हाँ आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने जो भी जितने भी केस कर रखे हुए या उन्होंने आपके ऊपर जितने भी केस कर रखे हुए, यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीज़ें, मैटर ऑफ द फैक्ट, मैटर ऑफ द स्टोरी, आप अप्रोप्रिएट तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आप कोर्ट को बताइए। आपको कोर्ट को मिसगाइड नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर आपका बच्चा है इन केस, ठीक है, आपके बीच अगर अब बच्चा है तो क्या आप बच्चे को खर्चा देते थे? तो आपको कहना है जब मेरे साथ मेरा बच्चा रहता था तो मैं उसको अप्रोप्रिएट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, उसके लिए सारी चीज़ें लेके आता था। लेकिन जब से ये मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके चली गई बिना बताए, मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैं कैसे आऊँ? ये वापस आने को तैयार नहीं, ये वापस आएँ, मैं फिर से सारी की सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, आपको ये कहना है। उसके बाद बोला जाएगा कि आपने क्या कभी ट्राई करा इनके साथ वापस रहने के लिए? तो आपको कहना है कि आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स बट शी डिडंट अपीयर, कभी भी आई नहीं। और फिर मान लो कभी कभी क्या होता है, वकील साहब आपको धमकाने के लिए, जब आप कॉन्फिडेंटली दे जाएंगे तो वकील साहब क्या कहेंगे कि आपने सेक्शन 9 क्यों नहीं फाइल किया? अगर आपने नहीं फाइल किया, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात कहिए कि मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली एकदम रिस्टोर हो जाए, हमारे बीच कोई तनाव ना रहे, हम एक साथ रहें, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू रिलीजन में विवाह को सिर्फ एक बार बताया गया है, बार बार नहीं बताया गया है। और रिश्ते तोड़ने से रिश्ते टूट जाएंगे, और अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ जाएंगे। इससे जज साहब के मन पर एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपका, हो सकता है वो डिसीजन आपके फेवर में दे दे। क्योंकि अगर देखिए सारी चीज़ें आपको एकदम कॉन्फिडेंसली बोलनी है, तेज आवाज़ बोले, तेज आवाज़ का मतलब यहाँ बदतमीजी से नहीं मतलब है मेरा कि अगर आप तेज आवाज़ बोले और कोर्ट से बदतमीजी करें या वकील साहब से बदतमीजी करें, नहीं, तेज आवाज़ में बात करिए, क्लियर बात करिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रहिए, कोर्ट को सब कुछ सच सच बताइए, तो कोर्ट आपका समर्थन करेगी। तो ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, आपको ये कोर्ट में बताना है जिरह के दौरान, ये आपके बहुत काम आएंगे जब मेंटेनेंस का मुकदमा आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट करके बैठी होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आया तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना मुझे। और एक रिक्वेस्ट मेरी एंड में आप लोगों से और है कि अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अभी तक फॉलो नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो करें, जिससे आप मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जान सकें। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं क्रॉस एग्जामिनेशन आईओ का कैसे होगा, मैंने इस पे मुकदमा बनाया है। क्रॉस एग्जामिनेशन हस्बैंड का कैसे होगा, मैंने इस पे बनाया हुआ है। वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन 498A में, सारी चीज़ें आई हैव क्लेरिफाइड अर्लियर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज वीडियोज यू कैन गो अहेड एंड वॉच इन माई प्ले लिस्ट दैट इज़ अवेलेबल. I am requesting you again and again, just go ahead and watch them so that things might get clear for you. Thank you so much. Jai Hind.